अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो और उम्मीद है कि ईद का पहला दिन आप लोगों का और आपकी फैमिलीज़ का बहुत अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, ईद के दूसरे दिन जो हैं कुछ अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करना ज़रूरी हैं। उनमें से एक अपडेट तो ये है कि कल ये जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में ये एक नोटिस लगा हुआ था जो कि जिसके ऊपर तारीख जो है वो एक दिन पहले की है और इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ थी जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। वो चीज़ ये है कि वो तमाम लोग या पाकिस्तान के तमाम वो घराने जिनके घरों में खुदा न खास्ता 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे हैं कि जिनको कोई ना कोई ट्रांसप्लांट हो चुका है, आर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, किसी को किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका है, किसी को लीवर का ट्रांसप्लांट या किसी भी किस्म का ट्रांसप्लांट हो चुका हो, तो उनके बारे में एक फ़ैसला किया गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो पाकिस्तान में ऐसे हैं उनको फाइज़र की वैक्सीन लगेगी। क्योंकि इससे पहले दोस्तों आप लोगों को पता है कि अमेरिका जैसे जो ममालिक हैं वहाँ पर तो 12 से 17 साल के उम्र के बच्चे जो हैं या 12 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको फाइज़र की वही डोज़ लग रही है जो जवानों को या बड़ों को लगती है। लेकिन पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के लोगों में पहले फाइज़र की वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन नहीं लग रही थी, लेकिन कम से कम फाइज़र की वैक्सीन लगाने का अब अमल शुरू हो चुका है। लेकिन किन लोगों में? उन बच्चों में जिनमें जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि ट्रांसप्लांट हुए हुए जो बच्चे होते हैं या बड़े भी हों तो उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उनकी मुदाफ़ती निज़ाम को दबाया जाए, ताकि उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो उनके अपने जो अंदर एक बाहर का ऑर्गन लगा है उसको रिजेक्ट ना कर दें, उसको उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन ना कर दें। तो इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ दी जाती हैं जिनमें स्टीरॉयड भी होते हैं और बाकी भी होते हैं। तो इसकी वजह से क्योंकि ऐसे बच्चों में और ऐसे अफराद में जब वैक्सीन भी लगती है तो जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती, एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हो पाती। तो यही वो वजह है कि इस तरह के बच्चों में ख़ुसूसी तौर पे कहा गया है कि फ़ाइज़र लगाई जाएगी, क्योंकि फ़ाइज़र जो है वो निस्बतन एक अच्छी और मुअस्सर वैक्सीन समझी जाती है मॉडर्ना फ़ाइज़र बनिस्बत बाकी तमाम वैक्सीन्स के। और अगर आप इसी नोटिस में देखें तो 2-3 और अच्छी चीज़ें मिलती हैं जिसमें यही बताया गया है कि पाकिस्तान में वैक्सीन की जो रफ़्तार है वो काफ़ी अच्छी रफ़्तार चल रही है। और दूसरा ये है कि इन्होंने अपना टारगेट भी बताया है कि पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पे जो पंजाब का, क्योंकि ये एक नोटिस है तो पंजाब के हवाले से ये ज़्यादा बात कर रहे हैं कि 21 दिसंबर का जो आखिरी यानी तारीखें होंगी 2021 तक, तो 3,72,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी पंजाब की हद तक। ये टारगेट पे इन्होंने बताया है कि ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अब ये जो ख़बर है, हम इस ख़बर को जोड़ेंगे एक और ख़बर से कि पाकिस्तान में जो मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगी है वो लगी है साइनोफार्म की वैक्सीन। अब साइनोफार्म की 2 डोज़ के बारे में ये ख़बर आई है और ये श्रीलंका में जो स्टडी हुई है उसको शेयर किया गया है मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकल के जरीदे हैं उनमें। और ये आपकी तरह के एक दोस्त ही हैं जिन्होंने थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझसे भी शेयर की, तो मैंने थोड़ा सा जब इसको रिव्यू किया तो उसमें ये है कि साइनोफार्म की 2 डोजेज़ लगने के बाद डेल्टा वायरस के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छी जो मुदाफ़ती निज़ाम काम करता है, एंटीबॉडीज़ बनती है। क्योंकि कल तक ये ख़बर थी कि एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र की 2 डोजेज़, लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि सिंगल जो डोज़ होती है वो 25 से 35% तक सिर्फ प्रोटेक्शन देती है डेल्टा वायरस के ख़िलाफ़ या बाकी वायरसेस के ख़िलाफ़। लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है कि अगर 2 डोजेज़ लगी हों, तो चाहे वो साइनोफार्म की हों, चाहे वो एस्ट्राज़ेनेका की हों, चाहे वो फाइज़र की वैक्सीन्स हो, तो डेल्टा वायरस के ख़िलाफ़ भी ये 2 जो डोजेज़ हैं ये काफ़ी कारआमद है और काफ़ी मुअस्सर हैं। पिछले दिनों मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जो कतर है, कतर ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान से अगर कोई 6 महीने के लिए विज़िट वीज़ा पे पाकिस्तानी जाना चाहता है तो वो 4 में से अगर उनको कोई एक वैक्सीन लगी हुई है, यानी 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो वो 4 कौन सी वैक्सीन मैंने बताई थी कि फ़ाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राज़ेनेका, और चौथी कंडीशनल थी। कंडीशनल वैक्सीन क्या थी कि उस कंडीशनल वैक्सीन का नाम जो है 5 थी, इनफैक्ट जो है हकीकतन तो एक जॉनसन एंड जॉनसन भी थी। 5वीं जो वैक्सीन थी वो साइनोफार्म थी और उसके ऊपर था कि ये कंडीशनल है। वो कंडीशन उस वक्त तक मुझे भी बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर दोस्त होते हैं, कामरान साहब हैं यूएई में, उनकी मेहरबानी की उन्होंने मुझे स्पेशली फिर एक पैम्फलेट भेजा। तो कंडीशन ये है कि वो लोग पाकिस्तान से जो साइनोफार्म की 2 डोज़ लगवा के कतर जाएंगे तो उनकी एंटीबॉडीज़ चेक की जाएंगी। अगर उनकी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, उनको साइनोफार्म लगी थी, तो फिर उनको इजाज़त होगी कतर में दाखिले की। तो ये चीज़ एक दफ़ा फिर साबित करती है कि एंटीबॉडीज़ का जो रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आता जा रहा है हम लोगों के सामने। इसी नोयत की एक बड़ी ख़बर कल दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पढ़ी गई है, काफ़ी ज़्यादा शेयर की गई है, वो ये है कि इंडिया का एक इदारा है, उनका कौमी इदारा है
तो ICMR उसका नाम है, इंडियन जो काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च इसको कहते हैं। तो इन्होंने एक सर्वे किया, इन्होंने किया है वहाँ की 21 रियासतों में, और 21 रियासतों के जो 70 इज़ला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर 28,975 लोगों की उन्होंने एंटीबॉडीज़ चेक की हैं। अब वो जो एंटीबॉडीज़ चेक की हैं वहाँ पे 67.6% लोगों में वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉजिटिव आई हैं। हालांकि उनमें से सिर्फ 62% वो लोग थे कि जिनको जो 62% वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं, बाकियों को भी लगी है तो कोई पार्शियल वैक्सीनेशन ही है, क्योंकि इंडिया में फुल वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ अभी तक 6% लोगों को हुई है, 6 से 7% लोगों को। तो यही जो सर्वे है ये किया गया था इससे पहले दिसंबर जनवरी में। तो इस सर्वे में जो चीज़ सामने आई थी कि एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं 25% से कम लोगों में, लेकिन अब ये जून और जुलाई में जब सर्वे किया गया है तो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं 67.6% लोगों में। और अगर हम इंडिया की कर्व पे अब नज़र दौड़ाएं तो जो इन्फेक्शन का रेट है वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक कम है। तो इस सर्वे को अगर सामने रखें तो इससे 3-4 चीज़ें सामने आती हैं। पहली तो ये बात है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुई है कोरोना की। ज़ाहिर है वहाँ पे वैक्सीन तो अभी नहीं लगी हुई थी, ख़ास तौर पे जब जून जुलाई में ये जो सर्वे किया गया है। तो इसका मतलब है कि कुदरती तौर पे जो इन्फेक्शन थी ये एंटीबॉडीज़ मेजॉरिटी अक्सरियत उन लोगों में बनी हुई है जिनको कुदरती इन्फेक्शन हुई थी। तो अगर कुदरती इन्फेक्शन इतनी थी तो इसका मतलब है कि इंडिया में जो केसेस की तादाद बताई गई थी वो बहुत कम है उन केसेस से जो हकीकत में हुए थे। और तीसरा, वहाँ पे जो अमवात हुई थी उनके बारे में भी यही शक जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो भी 10 गुना ज़्यादा थी जो हुकूमत की तरफ से बताई गई हैं। अब इसके अंदर एक सबक है कि ये जो इंडिया की कर्व है, अगर हम इन एंटीबॉडीज़ को, इसे कहते हैं सीरोलॉजिकल सर्वे, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद 25 जुलाई के बाद हुकूमत टाइम निकाल के कोई ना कोई पाकिस्तान का जो इलाका है उसमें सर्वे करे, जिसे सीरो सर्वे कहते हैं, और ये पता चलाए कि कितने लोगों में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, कितने लोगों को वहाँ पे वैक्सीनेशन हुई थी। तो इसका मतलब है कि नेचुरल जो इन्फेक्शंस हैं उनके नतीजे में पाकिस्तान में इतने फ़ीसद लोगों को एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। क्योंकि अगर इंडिया में 67.7% लोगों को एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं इन 28,975 लोगों में से, तो चांसेस यही हैं कि इंडिया की ये जो कर्व इतनी ऊपर गई थी तो दोबारा शायद इतनी ऊपर ना जाए, और नहीं जानी चाहिए साइंटिफिकली स्पीकिंग। क्योंकि अभी तक जितने भी वेरिएंट्स हैं वायरस के, तकरीबन वो तमाम ऐसे वेरिएंट्स हैं कि जिनको कंट्रोल किया जा सकता है वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से। लेकिन चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, या दुनिया का कोई भी और मुल्क हो, उस मुल्क के खित्ते में जिन हिस्सों में कम लोगों को वैक्सीन लगी होगी तो चांसेस यही हैं कि उन्हीं लोगों में ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगी, और जिन इलाकों में कम लोगों को वैक्सीन लगी होगी तो वहाँ पे चांसेस हैं कि इन्फेक्शंस भी कम होंगी और उनकी वजह से साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस भी कम लोगों को आएंगी। क्योंकि इस नतीजे पे तो दुनिया पहुंच चुकी है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपको 2 वैक्सीन्स लगी हुई हैं, और अगर आप में रिस्पॉन्स भी आया है, यानी अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हैं, तो उस सूरत में चांसेस यही हैं कि आपको इन्फेक्शन कम होगी, अगर होगी तो अलामात कम आएंगी, और अगर अलामात भी आती हैं तो कॉम्प्लिकेशन कम से कम आएंगी। और इसीलिए सब लोगों को बार बार कहा जाता है कि वो अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, वो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और जहाँ तक बूस्टर का ताल्लुक है, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि वो तमाम लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर है, वो तमाम लोग जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है या वो कुछ ऐसी दवाइयों पे हैं कि जो उनके जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, तो या तो उनकी एंटीबॉडीज़ चेक करवाएं या उनको 6 महीने के बाद एक बूस्टर लगा देना चाहिए। लेकिन ये बूस्टर हर एक को नहीं लगना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके चांसेस यही हैं कि खुदा न खास्ता उनको जब इन्फेक्शन होगी तो उसके बाद उनके मामला ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को यकीन ना आए कि वो मुल्क जहाँ पर वैक्सीन कम लोगों को लगी और वहाँ पर खुदा न खास्ता डेल्टा वायरस फैला है, तो आप इंडोनेशिया की केसेस देखें। वहाँ पे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे लोग कॉरिडोर्स में इलाज हो रहा है उन लोगों का, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया में हो रहा था। और खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान में 2 इवेंट जो इकट्ठे हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस और जो ईद का ये इवेंट है, और ऊपर से डेल्टा वायरस पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगने वाले जो लोग हैं फुली वैक्सीनेटेड उनकी तादाद इंतहाई कम है। तो खुदा न खास्ता आने वाले 2 हफ्तों में हम इस बात पर नज़र रखेंगे कि कहीं पाकिस्तान में केसेस तो नहीं बढ़ रहे। इस तरह की कोई भी अपडेट हुई मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूंगा। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप लोगों को और आपकी फैमिलीज़ को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।